फिक्र में आज की सबसे पहली बड़ी खबर, ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने पहले 25% टैरिफ को बढ़ाकर अब 50% कर दिया है, यानी अब 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ रूस से भारत के तेल कारोबार पर लगाया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। ट्रंप का पहले लगाया गया 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा, जबकि नया अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। एक और बड़ी खबर यह है कि टैरिफ ऐलान से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर, ट्रंप ने भारत को धमकी भी दी है। कहा है कि भारत ने अगर इसके बाद विरोध जताया तो टैरिफ को और बढ़ा देंगे, या भारत ने कोई रेसिप्रोकल एक्ट किया तो और टैरिफ बढ़ा देंगे। याद कीजिए, ट्रंप ने ऐसा ही रवैया चीन के खिलाफ अपनाया था। बाद में चीन भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाता गया तो अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा। अब चीन को अमेरिका ने 90 दिनों की छूट दे दी है। खैर, ट्रंप ने इसके बारे में कल ही बयान दे दिया था। इस सब के बीच में आपको ये सारी खबरें एक बार फिर से बता दें। पहली बड़ी खबर आपके सामने, ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ और लगा दिया है, यानी अब टोटल टैरिफ 50% हो गया है। ये देखिए, और 27 अगस्त से ये नया 25% टैरिफ लागू होगा। पहला वाला था जो टैरिफ था वो करीब 7 अगस्त से था। इस बीच उनका यह कहना है कि जो गुड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं या जो गुड्स अभी पोर्ट पर हैं उनके ऊपर यह टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन अब जब से यह ऑर्डर आया है उसके बाद जो भी गुड्स निकलेंगे उनके ऊपर यह टैरिफ लागू हो जाएगा। फिर ट्रंप ने यह भी कहा है अपने ऑर्डर के अंदर, उसमें 4B पार्ट जो है उसमें कहा है कि अगर इसका विरोध किया गया तो फिर इसका विरोध किया गया तो फिर और टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, यानी तेल खरीद रहा है, तेल कारोबार के बदले रूस को पैसों से ताकतवर बना रहा है। भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा, यह ट्रंप ने कहा है। हमने भारत पर 25% शुल्क पर सहमति बनाई थी, लेकिन अगले 24 घंटों में ही इसे काफी बढ़ाने वाला हूं, यह ट्रंप ने कहा था और अब उन्होंने वो कर भी दिया है। 24 घंटे की मियाद पूरी होते ही ट्रंप ने अपना पूरा फरमान सुना दिया है। भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा करके दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट और घोल दी है। ट्रंप ने इससे पहले ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया था, यानी भारत और ब्राजील दोनों पर टैरिफ की यह दर अब समान होगी। इस सब के बीच में भारत में अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने ट्रंप की ओर से 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद मोदी सरकार को घेरा, एक्स पर पोस्ट लिखकर सवाल उठाए। आप कांग्रेस का यह कटाक्ष अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह देखिए, कांग्रेस का यह जो ट्वीट है, नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, लेकिन मोदी उनका नाम तक नहीं लेते हैं। नरेंद्र मोदी, इन्होंने लिखा है, हिम्मत कीजिए, ट्रंप को जवाब दीजिए। यह कांग्रेस ने ट्वीट किया है, बल्कि एक्स पर लिखा है। इस सब के बीच में जो जवाब आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, आइए वो देखते हैं। यूएस टैरिफ पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। हम अमेरिका के कदम का विरोध करते हैं, एमईए ने कहा। हमारा तेल आयात बाजार पर आधारित है, टैरिफ बढ़ाने का फैसला गलत है, एमईए ने कहा। ट्रंप का फैसला अनुचित, अन्यायपूर्ण है, एमईए ने यह भी कहा है। यानी इसको लेकर पूरा मामला हीटअप हो चुका है। ये एमईए का रिएक्शन आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत का। ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर राहुल गांधी का भी बयान आ गया है। ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है, राहुल गांधी ने यह कहा है। अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने का प्रयास है, राहुल गांधी ने यह कहा है। यानी पहले कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया, अब राहुल गांधी ने यह कहा है कि यह ब्लैकमेल है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का क्या इंपैक्ट हो सकता है, किन किन सेक्टर्स पर असर होने की संभावना है। फिक्र के फैंस के लिए हमने इसकी एक फाइल तैयार की है, जरा ध्यान से देखिए। कृषि सेक्टर, और भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको भारत हमेशा बचाने की कोशिश कर रहा है। डायमंड और ज्वेलरी,
फार्मा सेक्टर, कार और एसेसरीज, रिफाइंड पेट्रोलियम, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, आईटी कंपनियों और टेक्सटाइल, ये सारे सेक्टर प्रभावित होंगे। अगर अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच भारत से एक्सपोर्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट $19 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट $14.64 बिलियन, दवा का एक्सपोर्ट $10.5 बिलियन, जेम्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट लगभग $10 बिलियन और रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट जो है वो $5 बिलियन से ज्यादा रहा है। भारत हर साल $87 बिलियन यानी करीब 7,62,000 करोड़ का सामान अमेरिका को भेजता। एक अनुमान के मुताबिक अगर टैरिफ लागू हुआ तो भारत को करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। 50% टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट महंगा होगा, ट्रेड सरप्लस घटेगा, रुपया कमजोर हो सकता है। और इस सब के बीच में इसके बाद कल स्टॉक मार्केट पर जबरदस्त इंपैक्ट भी हो सकता है। %25 का टैरिफ लगाना एक बहुत बड़ा वो है हमारे लिए बोझ। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमारा ऑटो पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रक पार्ट्स और कई कई जगह जैसे अपना चिली, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब जगह माल हमारा जा ही रहा है। तो इससे देखो फ़र्क ये पड़ेगा, एक तो यहाँ के जो हमारे कारखाने हैं उन पे काम हमें स्लो करना पड़ेगा, कामगारों को फ़र्क पड़ेगा इससे कि भाई लोगों को काम नहीं मिलेगा तो उनको निकालना पड़ेगा, या थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा ही। बोल्ट भी अगर हम बाहर से बनवाएं, जो प्रोडक्शन यहाँ की है ना वो नंबर 1 वर्ल्ड में, और अमेरिका एक क्वालिटी कस्टमर है। वो क्वालिटी उनको दूसरी कंट्रीज़ नहीं दे पाएंगी, वो सर्विस दूसरी कंट्रीज़ नहीं दे पाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी कंट्री का इकोनॉमी को ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला है ऑटो पार्ट्स में, लेकिन हम लोग ना निखर जाएंगे। 5-6 महीने ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है 5-6 महीने में अमेरिका अपना फैसला ही वापस ले ले। भारत का जो करीब 85-86 बिलियन डॉलर का अमेरिका को एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट में करीब आधा शायद एग्जेम्प्ट हो जाए। खासकर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो होते हैं इंटरमीडिएट, जिसको API कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में वहाँ मेडिकल एड, मेडिकल केयर प्रोग्राम चलते हैं, उनको ज़रूरत होते हैं, तो शायद माफ़ कर दे। पर अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नई घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि मैं सेमीकंडक्टर चिप्स पे भी और फार्मास्यूटिकल्स पे भी, इन पे भी लगाऊंगा, और अभी कुछ को एक हफ्ते बाद शुरू कर दूंगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा जो $86 बिलियन है, ये पूरा का पूरा लगने वाला है। तो और अब एक नजर उन देशों पर भी जिन पर ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगाया है। इसमें टॉप पर 2 देश हैं, आइए देखते हैं जरा। जो 2 देश शामिल हैं उनको देखिए। सबसे पहले भारत और ब्राजील, बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। ब्रिक्स की जो लीडिंग इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने। लीडिंग इकोनॉमीज या पावरफुल कंट्रीज हैं, रशिया भी है उसमें। भारत 50%, ब्राजील 50%, सीरिया 41%। सीरिया से क्या बिजनेस करते हैं ये? लाओस 40%, स्विट्जरलैंड 39%, कनाडा 35%। कनाडा इनके ऊपर वापस टैक्स लगा रहा है और उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया है, जो भारत को ये जवाब दे रहे हैं। इराक 35%, साउथ अफ्रीका 30%, मेक्सिको 25%, जिनके ऊपर सबसे पहले टैक्स लगाने की बात की थी इन्होंने। फिर आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया 10%, जापान 15%। जापान में पहली बार जापान ने अमेरिकन कार्स के इंपोर्ट को अलाउ किया है, पहली बार। तुर्की 15%, तुर्की का जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका से 7.5% से ज्यादा का है, उसके ऊपर 15% है। नॉर्वे 15%, यूरोपियन यूनियन 15%, यूरोपियन यूनियन जो कि रशिया से बेनिफिट ले रहा है। ब्रिटेन 10%। यह है ट्रंप की टैरिफ नीति। सोचिए, अब आपके सामने, अब आपके मन में ये सवाल होगा, आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर, आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि आखिर अमेरिका ने अपने दुश्मन चीन पर कितना टैरिफ लगाया। तो आपको बता दें कि अभी अमेरिका ने चीन पर 30%, वहीं चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लगा रखा है। मई में अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया था। इसके बाद चीन ने अमेरिका पर 125% जवाबी टैरिफ लगा दिया था। बाद में इसमें कमी आई। इसकी वजह यह है कि अमेरिका चीन से सिर्फ व्यापार संतुलन नहीं चाहता, वो चाहता है कि चीन अपनी सरकारी कंपनियों को कम मदद दे।
अमेरिका का मानना है कि चीन अपनी सरकारी कंपनियों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, जिससे दूसरे देशों की कंपनियां उनका मुकाबला नहीं कर पाती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका चीन पर ज़्यादा टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा है। उसकी वजह है जो एसेंशियल मिनरल्स का एक्सपोर्ट चीन अमेरिका को करता है, और इसका अमेरिका के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जो आपको टैरिफ वॉर हम दिखा रहे हैं इसका इंपैक्ट आना शुरू हो चुका है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद जताया गया नया अनुमान जो है वो बहुत कम है। 2025 में 0.1% कम होगी जीडीपी, गोल्डमैन सैक्स ने कहा है, और 2025 में 6.5% रह सकती है जीडीपी। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है 2026 में 6.4% रह सकती है जीडीपी, जो कि 0.2% कम होगी। गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है। अब सीधे चलते हैं, हम आपको अपने खास मेहमानों के पास लेके चलते हैं। रॉबिन सचदेव इस वक्त हमारे साथ हैं, अमेरिका के ऊपर अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर, अब इस वक्त क्या भारत खामोश रहेगा या भारत जवाब देगा या भारत इंतजार करेगा कि अगस्त में क्या होने वाला है, जो एंड ऑफ अगस्त में अमेरिका का एक डेलीगेट आके और बातचीत करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा या आपसे? दीपक सर आपसे पूछा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जब आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू फॉर नॉट लेटिंग मी स्लीप। थैंक यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर कीपिंग मी अवेक। अच्छा, अब आपसे जो बात करनी है, बेसिकली लेट मी टेल यू सर, आपने हमारी मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स देखा है। वेरी मेजर्ड, वेरी जेंटल, वेरी परफेक्ट। हार्ड हिटिंग और गाली गलौज में हम लोग विश्वास नहीं करते। दूसरी चीज, मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे निकी हेली ने भी ट्वीट किया, उसके अपने सहयोगी उसको बताएंगे कि भारत से पंगा मत ले। इस समय तू पंगा ले चुका है, तू नंबर 1 है दुनिया में, राइट, बट 2, 3 और 4 इंडिया, रशिया एंड चाइना सबसे पंगा ले चुका है, तो अकेले नहीं कर पाएगा। ब्राजील भी वहां पर है, सबको तू सता रहा है। डोंट डू इट। एक ट्रम्प पीड़ित संगठन, एंटी अमेरिकन संगठन नहीं बनना चाहिए। देन आपने जो बताया उनकी डेलीगेशन आने वाली है, इसने हमको टाइम दिया टिल 27, तो आपने मन मानी 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। 2 हफ्ते में क्या हो जाएगा सर? मेरा मानना है, जो संदेश हमने दिया है कि पहले हमारी मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट पर अजीत डोवल साहब इज इन मॉस्को, वहां पे पुतिन साहब से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू चाइना। मेरा ख्याल है कि ये महाडम्ब व्यक्ति होगा अगर ये नहीं समझ पाएगा कि ये लोग जिनको मैं सता रहा हूं ये इकट्ठे हो रहे हैं अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। वी विल नॉट फाइट बैक, ये हमारा सिस्टम नहीं है डिप्लोमेसी में। क्वाइटली, लो की, बिहाइंड द सीन्स हम लोग बातचीत करेंगे कि टाइगर, आपको भी बहुत नुकसान होगा इससे। हमें तो होगा, हम झेल लेंगे। वो गोल्डमैन सैक्स कहता है 0.2, 0.3, मैं कहता हूं 0.2, 0.465, ये सब बेकार के फिगर्स ये लोग बताते रहते हैं। देयर इज नो बेसिस फॉर दिस। आई एम अ रिग्रेशन एनालिस्ट। इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। वी विल कंटिन्यू टू ग्रो, बट वी विल फाइंड न्यू मार्केट्स। हम लोग अपने एक्सपोर्टर्स, जिनका नुकसान होगा अमेरिका में, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की सब्सिडी हम देंगे। टेक इट फ्रॉम मी सर, हम लोग जानते हैं क्या हो रहा है। वी विल डील विद मिस्टर ट्रम्प एंड हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ओके, पॉइंट टेकन। रॉबिन सचदेव मेरे साथ हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हम इसलिए बहुत ज्यादा गार्डेड और कंटेन्ड हैं क्योंकि क्वाड की समिट भारत में होने वाली है एंड एक्सपेक्टेडली शायद ट्रंप उसमें आ सकते हैं, और अगर ट्रंप उसमें आने से भी मना करते हैं देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड पब्लिसिटी। क्या हम इसलिए गार्डेड हैं, या क्या, मेरा सवाल यह है, क्या ट्रंप अब भारत आएंगे भी क्वाड समिट में? हालांकि इसको लेकर ऑफिशियली बहुत सारी चीजें नहीं है, सब सिर्फ बातचीत चल रही है। ग्रेट क्वेश्चन निशांत जी, एंड ग्रेट पॉइंट यू आर पॉइंटिंग आउट। क्वाड तो अभी फिर भी दूर है, अलग है। इस समय आई थिंक, देखिए, कपल ऑफ थिंग्स हैं। एक रियलिटी है, हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की, अमेरिका 30 ट्रिलियन की, चाइना 20 की, वो एक रियलिटी। हम गार्डेड इसलिए हैं क्योंकि हम बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहते हैं और प्रयास है हमारा। अमेरिका के साथ हमारा जैसे नंबर्स में भी है, 90 बिलियन एक्सपोर्ट्स है, काफी और चीजें, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इत्यादि है। तो हम जल्दी में अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को उखाड़ना नहीं चाहते, हालांकि अमेरिका जैसे भी और ट्रंप जैसे भी हमारे साथ व्यवहार करे या कुछ हद तक। बट यस, हमारी एमईए की स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर आ रही हैं, और मैं बार बार कहता हूं इसको डक डिप्लोमेसी। हम ऊपर से शांत मेजर्ड स्टेटमेंट्स देते हैं,
बट पर्दे के पीछे मीटिंग्स में हम भयानक रूप से मेहनत काम कर रहे हैं। बट हाँ, उसका नतीजा अभी भी यही है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। इसका इम्पैक्ट क्या बात कर रहे थे, हमारा $90 बिलियन एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। अगर ये 50% टैरिफ रह जाता है तो मोटा मोटा अंदाजा है $50 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और एक और आंकड़ा है नहीं, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, हाँ जी। हमने यूरोपियन यूनियन से अभी अपनी ट्रेड डील शुरू कर दी है, हमने ब्रिटेन से बहुत अच्छी डील की है, हम छोटी छोटी कंट्रीज के पॉकेट्स बना रहे हैं, मिडिल ईस्ट से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। क्या हमने एक वायबल ऑल्टरनेटिव इस लॉस का निकालना शुरू कर दिया है? ओ यस, हमने बिल्कुल शुरू कर दिया। और ये कॉमन गो इट सर। या बिल्कुल शुरू कर दिया और ये बिल्कुल कॉमन सेंस है आज की दुनिया के हालात को देखते हुए कि नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, अलग अलग पार्टनरशिप्स हैं, सप्लाई चेन्स हैं और हम कर रहे हैं। बट फिर भी ध्यान रखना चाहिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 90 बिलियन हमारा वहां जाता है और जब हम इंपोर्ट करते हैं। यस, हम अलग पॉकेट्स बना रहे हैं, अलग क्लस्टर्स बना रहे हैं, बट उनको उस लेवल तक की वहां इकोनॉमीज का स्केल नहीं है। तो यस, हम बिट बाय बिट ग्रो करते जाएंगे। बट कौन सी ऐसी बड़ी मार्केट है दुनिया में जो कि अमेरिका जितनी बड़ी इकोनॉमी है? तो इसलिए हमें इसके साथ भी थॉट और है अभी भी और आगे भी अब देखेगा डबल, हम डीपली एंगेज रहेंगे अमेरिकन डिप्लोमेसी के साथ, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ। बट यस, वो हम पे जो टैरिफ लगाए उसका हम अपना हिसाब से अपना जवाब भी एक्शंस में देंगे। मैं दीपक सर से, दीपक सर 50 साल से डिप्लोमेसी में रहे हैं। दीपक सर मुझे एक बात बताइए, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो है ब्राजील, उनके प्रेसिडेंट सीधे चैलेंज कर रहे हैं। चाइना जो कि सीधे सीधे कहता है, आप दोनों के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट विदाउट एनी बेस चैलेंज कर रहे हैं, उनके पास मास सपोर्ट है। चाइना, उनके पास अपने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसके दम पर वो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। कनाडा उनका पुराना ट्रेडिंग पार्टनर है एंड दे आर टेकिंग देम हेड ऑन। ये 3 कंट्रीज के मैंने एग्जांपल बताए हैं जो कि ट्रंप को हेड ऑन ले रहे हैं। अब उन कंट्रीज की मैं बात करता हूं। नंबर 1 ब्रिटेन, किस तरीके से दे आर गिविंग इन टू हिज डिमांड्स। नंबर 2 इंटरेस्टिंगली मेक्सिको, स्मॉल कंट्री जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिव थे, बट दे आर गिविंग इन। नंबर 3 यूरोपियन यूनियन, दे आर ऑल्सो मसाजिंग हिज ईगो। भारत को क्या स्कूल ऑफ थॉट लेना चाहिए? ब्राजील, चाइना, कनाडा वाला, या फिर यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और मेक्सिको वाला? वेयर शुड व्हाट इज द परफेक्ट केस स्टडी फॉर इंडिया? थैंक यू वेरी मच। बड़ा होशियार प्रश्न आपने पूछा, मैं आपको सीधा जवाब दे देता हूँ। ना इधर की तरफ जाएंगे ना उधर की तरफ जाएंगे, हम अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। ये हमारी सिस्टम नहीं है सर, हम चाणक्य की संतान है। हम किसी के साथ इन मामलों में नीदर दिस कैंप नॉर कैंप। आपको याद होगा जब सोवियत संघ का एक कैंप होता था, अमेरिका का दूसरा होता था, उस वक्त भी हमने एक नया शगुफा छोड़ा था जिसे नॉन अलाइनमेंट कहते थे। वी विल फाइंड आवर ओन वे, वी विल डील विद देम डायरेक्टली। और डीलिंग क्या होगी मैं बता देता हूँ, सचदेवा साहब मुझसे कहीं ज्यादा जानकार हैं। वी विल डील विद देम क्वाइटली, with dignity, with respect, लेकिन अपने self respect को हम compromise नहीं करेंगे। दीपक सर, मैं आप because you are here, so I'm sorry I'm interjecting you. I am because समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, I am seeking this opportunity from you. हमारे NSA इस वक्त रशिया में है और उनकी रशिया में मौजूदगी के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया है ट्रंप की तरफ से। क्या रशिया में भारत और रशिया के रिलेशंस अभी के 50% टैरिफ के बाद उनमें कोई फर्क पड़ेगा? क्या एनएसए की प्रेजेंस अभी इस वक्त वहां पर क्या मायने रखती है? ये सारे पैरामीटर्स के बारे में हमें बताइए। मैं इतना बताऊंगा सर कि हमारे एनएसए वहां पर हैं। व्लादिमीर पुतिन ने उनको एक बहुत बड़ा ऑनर दिया है, उनसे मिल रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज अराइवल। अगर कुछ इसका इंपैक्ट होगा, हमारे संबंध और मजबूत होंगे। देयर विल बी एन अश्योरेंस फ्रॉम आवर साइड टू रशिया। हम कुछ नहीं करेंगे जो आपके इंटरेस्ट को हर्ट करे और आप कुछ मत करिए जो मेरे इंटरेस्ट को हर्ट करे। वी ट्रस्ट ईच अदर सर, जो अमेरिका के साथ हमारे पास नहीं है। सो टेक इट फ्रॉम मी, जो मैसेज हमने दिया है प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू चाइना एटसेट्रा एटसेट्रा, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आपने करना है आप करिए। हम लोग अपने हमारे जो हक में, हमारे भारत के हित में, फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर हो, स्मॉल स्केल जो भी है, वी विल एक्ट
in our own interest, we will chart our own course. हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे, ना किसी के सामने झुकेंगे। और सर इतना मैं बता देता हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है 52 साल। आपने तो मेरे को 50 साल डिप्लोमेसी में कहा था, 52 साल हो गए, 2 साल आप मेरे खा गए थे। बट 74 years, let me tell you, in a few years from now, जब लोग डेवलपिंग कंट्रीज इकट्ठे होकर बोलेंगे, देखिए ट्रंप ने कितना पंगा लिया था भारत के साथ, भारत डिड नॉट बेंड, अब हम भी बेंड नहीं करेंगे अमेरिका के सामने। चीन के सप्लाई चेन का आपको पता है एक मूवमेंट शुरू हो गया था टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम चाइना। हो सकता है एक मूवमेंट शुरू हो जाए टू आइसोलेट अमेरिका एंड मूव अवे। हाँ, आज आप बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, कल किसने देखा है सर? दीपक सर, आई डोंट नो बट यू आर अ सूटजेयर, ओके, यू आर एन एस्ट्रोलॉजर राइट नाउ एंड आई टेल यू व्हाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अगली खबर, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। बिहाइंड द कर्टेन्स अमेरिका का आइसोलेशन शुरू हो चुका है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो स्पेन और थाईलैंड जैसी छोटी कंट्री ने बोल दिया है कि हमें अमेरिका का F-35 नहीं चाहिए, उनको यूरोपियन फाइटर जेट्स चाहिए। आप अमेरिका के इस चौंकाने वाले कदम से समझ सकते हैं कि ट्रंप को अमेरिका की चिंता कम, भारत से द्वेष ज्यादा लग रहा है। असल में ट्रंप भारत के आक्रामक रवैये से चिढ़े हुए हैं। उनकी ये चिढ़ तब सामने आई जब उन्हें भारत से ने साफ शब्दों में समझा दिया था कि हम पर उंगली उठाने से पहले अमेरिका अपने गिरेबान में झांके। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम आपको दिखाने वाले, डोंट मिस इट। अमेरिका खुद फर्टिलाइजर और केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स को रूस से आयात करता है। ऐसे में भारत को टारगेट करना अनुचित और अव्यवहारिक है। भारत की इसी कड़ी प्रतिक्रिया से ट्रंप को बेहद मिर्ची लगी है, इतनी कि उन्होंने भारत पर 25% से ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी और यह कर भी दिया। लेकिन कल व्हाइट हाउस में उनका सच से सामना हो गया। ट्रंप के सामने वो सवाल उठा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। ट्रंप से सवाल था, अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत को निशाना बनाया, जबकि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का आयात करता है। तो इस सवाल पर ट्रंप ने दाएं और बाएं झांकते हुए कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इसकी जांच करूंगा। अच्छा, मुझे ट्रंप के जवाब से हैरानी नहीं है, मुझे तो हैरानी इस बात की है कि उन्होंने उस पत्रकार को बॉयकॉट करने को नहीं कह दिया है, क्योंकि अक्सर वो ये भी करते हैं। खैर, अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाकई ट्रंप को यह नहीं पता है कि युद्ध काल में अमेरिका रूस के साथ हजारों करोड़ का कारोबार कर रहा है, पुतिन के हाथ मजबूत करने यूक्रेन को कमजोर कर रहा है? यह तो फिर अमेरिका का यूक्रेन से धोखा हुआ, डबल स्टैंडर्ड हुआ। यूक्रेन को हथियार बेचो, पैसे कमाओ, रूस से जरूरी चीजें खरीदो, अपने लोगों को बचाओ। ट्रंप इस पर खामोश दिखे। वैसे ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ तो लगा दिया है इस बिना पर कि भारत रूस से तेल खरीदता है, लेकिन तेल तो चीन भी रूस से खरीदता है। चीन तो ईरान से भी तेल का कारोबार कर रहा है। पाकिस्तान वो तो डील कर रहा है ईरान के साथ। फिर भी चीन और पाकिस्तान पर नरमी है। क्यों? चीन पर टैरिफ हंटर चलाने में देरी क्यों? और अगर चला भी तो भी इतना कम क्यों? जबकि चीन तो ट्रंप की बिल्कुल नहीं सुन रहा है। चीन ने एक दिन पहले ही अमेरिका को आईना दिखाया, साफ कह दिया कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। रूस और ईरान दोनों मित्र देशों से कारोबार जारी रखेगा। यही बात संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी की लीडर निकी हेली ने भी संजीदगी के साथ उठाई है। निकी हेली ने पोस्ट लिखा, चीन ही अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी है, चीन ही रूस ईरान से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप ने फिर भी चीन को 90 दिन की छूट क्यों दी है? अमेरिका को भारत से रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। भारत अमेरिका का मजबूत साझेदार रहा है, निकी हेली का यह कहना है। सवाल यह है कि क्या निकी हेली जैसे प्रतिष्ठित अमेरिकियों की बात ट्रंप सुनेंगे? ट्रंप किसकी सुनने वाले हैं? खैर, वो भी तब जब अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। ध्यान दीजिएगा, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग पिछले 3 महीने में 6% गिर गई है। अप्रैल 2025 में उनकी रेटिंग 45% थी, जो फिलहाल 38% है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका में लोकप्रियता उनकी तेजी से घट रही है। लोग उनके बार बार बदलते फैसलों से परेशान हो गए हैं, उनके झूठ एक्सपोज हो चुके हैं, उनके कमिटमेंट फेल हो चुके हैं। चीन के साथ उनकी करीबी दिखाने की चाहत से भी अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। लेकिन ट्रंप चीन को लेकर सॉफ्ट हैं। दुश्मन नंबर 1 चीन से दोस्ती करने को बेताब हैं। जिनपिंग के साथ बीजिंग में डिनर की लालसा रखते हैं, सोच रहे हैं कि कैसे भी करके चीन एक बार उन्हें भाव दे दे। इसीलिए ट्रंप को दोस्तों की भी परवाह नहीं है।
भारत के साथ साथ ट्रंप ने ब्राजील से भी पंगा ले लिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कल ही ट्रंप का नाम लेकर खूब सुनाया, सीधे चुनौती दी। सीधे चलेंगे, इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं अमेरिका से। इस वक्त फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के अभिषेक सिंह हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अभिषेक जी, मुझे पहले एक बात बताइए, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आर यू शॉक्ड, और ट्रंप ने इतना इम्यून कर दिया कि अब कुछ भी शॉकिंग नहीं लगता है? थैंक यू सो मच निशान जी। आपकी दूसरी बात सही है कि अभी कुछ भी शॉकिंग नहीं लगती है। इट्स अ वेरी इम्पल्सिव एनवायरनमेंट। यहाँ पे कुछ भी दूसरे पल कुछ भी हो सकता है। तो वी हैव ऑलरेडी adopted all kind of statements and everything. Okay. But one thing I want to say, we have a full confidence on our Prime Minister. He is very thorough person. He have full of patience. So whatever decision he will take, we know that it would be a very good decision. आपको शायद पता नहीं हो, आप स्क्रीन पर ना देख पाए, लेकिन आपको जब आप ये बात बोल रहे हैं तो वेरी सीनियर डिप्लोमैट एम्बेसडर दीपक वोरा क्लैप कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, जब आप ये बात बोल रहे थे। यू कुडंट हैव सीन इट, बट आई एम टेलिंग यू दिस नाउ। अभिषेक जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, इंडिया कॉकस एक बहुत बड़ा कॉकस है, एनआरआईज का एक बहुत पावरफुल वहां पर होल्ड है। ऐसे बहुत सारे एनआरआईज हैं जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत बहुत वर्चस्व रखते हैं। दे हैव अ बिग से इन दैट। वो लॉबी किस लेवल पर काम कर रही है? ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे हैं, उनका इस पर क्या कहना है? करेक्ट। यहाँ पे इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंडियन लॉबी अमेरिका के लिए ज्यादा काम करती थी, अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी, पीस, प्रोग्रेस पे ज्यादा कंसंट्रेट करती थी, बजाय इसके कि जस्ट द वे वी हैव द जूइश कम्युनिटी, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट द इजराइल एंड ऑल। बट नाउ आई थिंक दे हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव। They have to not only think about the US. की बात की है, मैं जानना चाह रहा हूं अभी क्या हाल है। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जो टेक्सास से आए थे, वहां पर बहुत बड़े ऑयल कंसल्टेंट हैं, कई सालों से वहां पर रह रहे हैं, एक ज़माने में बहुत सीनियर वो जर्नलिस्ट होते थे। जब मैंने उनसे ट्रंप की बात की तो उन्होंने बल्कि ट्रंप को डिफेंड करना शुरू कर दिया, तो मैं हैरान हो गया। इसीलिए मेरा ये सवाल है आपसे। तो मैं आपको बताऊं, यूएस में एक इस तरह से इन्वायरमेंट है पिछले कई डिकेड से, जो यहाँ आता है वो रुक जाता है। कभी भी किसी तरीके की डुअल स्टैंडर्ड नहीं देखा गया, किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा गया। दैट्स व्हाई पीपल लव दिस कंट्री, राइट? इफ नाउ इफ दे फील लिटिल बिट इनसिक्योरिटी और सच काइंड ऑफ बिहेवियर और एनवायरनमेंट, देन द वर्ड ब्रेन ड्रेन came, right? Earlier in a few past decade, people coming from India to US to make US strong and prosperous. Now if something will come in that mode, then vice versa thing you will see that. ओके, दीपक सर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, और अब हमारे दर्शकों के लिए एक इंग्लिश का इडियम यूज कर रहा हूं मैं। हु विल बेल द कैट? वो कहते हैं ना, घंटी कौन बांधेगा। सवाल खड़ा होता है, ही इज द मोस्ट पावरफुल, सपोजिटली द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो रैंडमली, इराटिकली जो चाहे वो फैसले कर रहे हैं। देयर आर नो क्वेश्चंस टू इट। पाकिस्तान तेहरान के साथ ओपनली डील कर रहा है, तेहरान के साथ वेलकम कर रहा है उनके प्रेसिडेंट को। दे आर फ्लोर्ड इन फ्रंट ऑफ देम। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज सिटिंग क्वाइट। तेहरान, जो कि एनिमी नंबर 1 है, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर हमने रेसिप्रोकेट करते हुए कोई भी एक्ट किया तो वो वापस टैरिफ लगाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, Who's going to bell the cat? कौन डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करेगा? या वो अभी जरूरत है कि नहीं, या सिर्फ 2 साल और झेलना इनको, या 2 साल कट जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। Exactly. ये एक ऐसी बिल्ली है जिसकी घंटी अभी बनी नहीं है, बट अब बननी शुरू हो रही है। बहुत से देश मिलके ये करेंगे।
The one thing that will hurt Trump, अभी आपने जिक्र किया ईरान पाकिस्तान का, क्या बोला था पाकिस्तान ग्रेट कंट्री, उनका जो क्या है वो फूल मार्शल, दुनिया का सबसे बड़ा जनरल है, ये वो बहुत चीजें बकवास करता है, फिर जब उसके मुंह पे तमाचा पड़ता है या ईरान के साथ डील करे, ओ ईरानियन पेजिशकियान द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो सब कुछ बोलता जाता है, भूल जाता है क्या मैंने बोला है। माय ओन फीलिंग इज 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 192 देश इकट्ठे होकर घंटी बांधेंगे इस बिल्ली के गले में, because I think they are not sick and tired of America. America is still the greatest country in the world. लेकिन वो थक चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से and his shenanigans. I think, मेरा मानना है सर कि इस समय अगर अमेरिका को कोई दुश्मन है तो ये व्यक्ति है जो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है सर, because I don't think he understands. वो डील्स में इतना इन्वॉल्व है, वो समझता नहीं है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने बहुत से देखा है सर, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारी जो टीम है फिक्र आपकी की, उसने एक बहुत शानदार रिसर्च की है और आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाने वाला हूं ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनका पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट और वो किस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाते हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हमारी टीम ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। दीपक सर, आई एम कमिंग बैक टू यू। फिक्र के फैंस को यह भी बताना जरूरी है कि ट्रंप एक तरफ भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत में खुद का बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। ये ट्रंप का एक और डबल स्टैंडर्ड है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रंप ने डेड बताया था, उसी भारत से ट्रंप की कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं। द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन भारत में अपना रियल एस्टेट कारोबार तेजी से बढ़ा रही है। आपने सुना होगा कई जगह एड्स लग रहे हैं, ट्रंप टावर, करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। इस कंपनी के डायरेक्टर फिलहाल उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन खुद निवेश नहीं करती है, सिर्फ अपना ब्रांड नेम देती है और बदले में करोड़ों कमाती है। मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे में रियल एस्टेट बिजनेस है। ट्रंप की कंपनी ने 7 प्रोजेक्ट से 175 करोड़ रुपए कमाए हैं। पहले तो मेरा सवाल यह है कि क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? राष्ट्रपति बनने के बाद भारत में बिजनेस 3 गुना बढ़ा है। 2024 के बाद से 6 नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। अमेरिका के बाद भारत में ही ट्रंप की कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है, जो खुद ही ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का जवाब है। भारत में इस मुद्दे पर भी सियासत तेज हो रही है। ट्रंप जी ने जो बयानबाजी करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी अगर इतनी खराब है तो यहाँ पे लैंडेड स्टेट का या रियलिटी के स्टेट में अगर वृद्धि होती है तो वो क्या सूचित करती है? तो उससे इकोनॉमी अगर खराब हो तो वो वृद्धि, उसमें मूल्य में वृद्धि होगी या वृद्धि मूल्य की या ये डिप्रिसिएशन या उसका अवमूल्यन होगा? जब हमारी गवर्नमेंट कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है, जब टैरिफ जो ट्रंप रोज गाली सी देता है और तब भी बोल नहीं रहे कोई, तो मनमानी करेगा। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसने छिन्न भिन्न कर दी। लेकिन उनका कारोबार यहाँ फल फूल रहा है इंडिया में। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो फल फूल तो रहेगा ही। गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। हम लोगों को भी अमेरिका की बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। एक तरफ वो डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उसी डेड इकोनॉमी में इतने लंबे लंबे टावर्स बना रहे हैं। 3 गुना उनका बिजनेस बढ़ा है, व्यवसाय यहाँ पर बढ़ा है। पाकिस्तान में कितना है कोई नहीं जानता है, पर दोस्ती वहाँ पे है, बिजनेस यहाँ पर है। उनको समझना ज़रूरी है कि इस तरीके की बयानबाजी से चोट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को पहुँचती है। भारत के कानून के हिसाब से ही उन्हें अपना काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत सरकार, मोदी सरकार की चुप्पी मेरे सामने है, जो बार बार टैरिफ पे हमको अपमानित करता है, बार बार सीज फायर पे अपमानित करता है। ये क्या कमजोरी है मोदी सरकार? ट्रंप दुनिया भर में टैरिफ युद्ध छेड़ चुके हैं। वो रूस के साथ परमाणु युद्ध वाला तनाव भी साथ साथ भड़का रहे हैं। 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों की रूसी तटों पर के बहुत करीब तैनात कर दी गई हैं। रूस उनकी इस चाल से नाराज है। परमाणु का जवाब परमाणु से देने की विध्वंसक बातें हो रही हैं। 2 सुपर पावर देशों में ये न्यूक्लियर टेंशन इसी अगस्त के महीने में ज्यादा बढ़ी है, जबकि 80 साल पहले वर्ष 1945 में इसी अगस्त महीने में विजुअल देखिएगा, आज ही के दिन यानी 6 अगस्त को दूसरे विश्व युद्ध के समय दुनिया ने पहली बार परमाणु विनाश को बहुत करीब से देखा था। वहां भी अमेरिका केंद्र में था। यह बड़ी आयरनी है। दुनिया को
क्लाइमेट के बारे में बताने वाला अमेरिका सबसे ज्यादा क्लाइमेट का नुकसान करता है। न्यूक्लियर डील्स दुनिया भर में करने वाला अमेरिका सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराकर विनाश ला दिया था। और देखिए आज ही के दिन ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो व्हाइट हाउस की छत पर अब वो विजुअल देखेगा, वेरी कॉमिकल, मतलब ये तमाशा है कोई, छत पर अब न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करवाएंगे, व्हाइट हाउस को परमाणु हमले से बचाएंगे। उनका यह बयान भी रूस के साथ परमाणु तनाव को बढ़ाने का एक संकेत माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि ट्रंप ने यह डरावनी बातें व्हाइट हाउस की छत का जायजा लेते समय कही हैं। उनका यह बयान इस समय दुनिया भर में वायरल है। मैं सीधे चलूंगा, अभिषेक सिंह जी इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। रॉबिन सचदेव जी के पास भी मैं चलूंगा। अभिषेक जी, और अपने दर्शकों को बता दूं, अभिषेक जी जो हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से जुड़े हुए हैं वो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन से हैं। सर मुझे एक बात बताइए, पूरी दुनिया से झगड़ा, नंबर 1, पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ, अमेरिका की इकोनॉमी को भी आने वाले समय में नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह अलग बात है कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट अभी बहुत अच्छा कर रहा है। इसके अलावा जितने भी विरोधी हैं, बराक ओबामा हो या क्लिंटन फैमिली हो, सबके ऊपर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करना, खुद एप्स्टीन फाइल से ऐसे निकल जाना या उसका जिक्र नहीं करना जैसे पता नहीं क्या हो गया, पूरी दुनिया को पता ही नहीं है कि उसमें क्या क्या था, एकदम सब मासूम हैं। अपने करीबियों को तुरंत हटाते जाना, पहले लेके आना, उसमें एग्जाम्पल इलॉन मस्क है। यह अभी तक आरोप, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह अभी तक आरोप लगाते थे जो बाइडेन पर मेडिकल इश्यूज को लेकर। ये तो एकदम ठीक है, उसके बाद ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि इनको लेकर बहुत सारे डाउट हो रहे हैं अमेरिका की जो पब्लिक है उसको लेकर, उसके अंदर। निशान जी, मैं भी आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम, TIME, राइट, समय के साथ सब चीजें ठीक हो जाती हैं। भारत को प्रेसिडेंट ट्रम्प, राइट, ही इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, उनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू ही हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी। और हमको दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू शो द पेशेंस। आप आराम से बैठिए। आई एम सॉरी बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप हैज नो रिलेशन विद एनीबॉडी। ही इज वन ऑफ द मोस्ट, मैंने अमेरिका के इतिहास में इतना ट्रांजैक्शनल इंसान इस प्रीमियर पोस्ट पे कभी नहीं देखा है। दैट इज करेक्ट सर। डोनाल्ड ट्रंप को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव अ गुड रिस्पॉन्स, राइट, एंड वी हैव अ फुल ट्रस्ट ऑन आवर ओन गवर्नमेंट, सो वी हैव टू ट्रस्ट ऑन देम। आप सोचिए अगर इतनी जल्दी होती तो ब्राजील की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी स्टेटमेंट देते होते या एक्सटर्नल अफेयर देता होता, राइट। But they are taking time, and I'm telling you, action reaction is not. This is not the time for the action to reaction. This is the time to proper respond. And I'm telling you, it's like we have to show our maturity level, right? हम maturity level दिखाएंगे सर, वो हमारे पास है maturity level दिखाने की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम किससे डील कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अभिषेक जी, I'm coming back to you. भारत के खिलाफ अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। इस बीच भारत का कूटनीतिक मिशन भी एक्टिव है। मॉस्को में भारत और अमेरिका दोनों देशों के टॉप ऑफिसर इस वक्त मौजूद हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के दौरे पर हैं। जिस दिन डोभाल पहुंचे उसी दिन ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी मॉस्को पहुंचे हैं। ये दौरे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब टैरिफ को लेकर भारत और रूस ने एक साथ अमेरिका को कड़े तेवर दिखाए। इसीलिए फिक्र के फैंस के लिए हम दोनों की यात्राओं को डिकोड करने वाले हैं। पहले अजीत डोभाल की बात करते हैं। अजीत डोभाल की मॉस्को में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक है। मीटिंग में भारत रूस के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होनी है। डोभाल के साथ बैठक के एजेंडे में मौजूदा तनाव शामिल है। रूसी तेल को लेकर प्रतिबंधों और रक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। रूस से बाकी S-400 डिफेंस सिस्टम की सप्लाई के बारे में बात कर सकते हैं। Su-57 फाइटर जेट की खरीद पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा पर भी विमर्श होना है। भारतीय NSA की रूस यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्होंने रूसी तेल खरीद के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगाया। धमकी
वो पहले से दे रहे थे। इसके बावजूद अजीत डोभाल का मॉस्को जाना अमेरिका के लिए साफ संदेश है। ट्रंप के लिए पहला मैसेज यह है कि भारत के लिए रूस अहमियत रखता है। दूसरा मैसेज यह है कि अमेरिका कितनी भी धमकी दे, रूस और भारत बहुत पुराने अलाइज हैं और रूस जैसे पार्टनर का साथ भारत किसी भी दबाव में नहीं छोड़ेगा। पिछले साल सितंबर में भी अजीत डोभाल रूस गए थे, तब ब्रिक्स देशों के एनएसए की मुलाकात हुई थी। इस दौरान प्रोटोकॉल तोड़ते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे खास तौर से मिले थे। मुलाकात में काफी गर्मजोशी दिखी थी। एक तरफ मॉस्को में भारत के एनएसए अजीत डोभाल हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी रूस में मौजूद हैं। क्रेमलिन में पुतिन से उनकी मुलाकात हो चुकी है। हालांकि इस मुलाकात में वो गर्मजोशी नहीं दिखी जो आपको डोभाल और पुतिन की पिछली मुलाकात में दिखी होगी। एक बार दोनों विजुअल्स को साथ देख लेते हैं। सितंबर 2024 में पुतिन प्रोटोकॉल को तोड़कर अजीत डोभाल से मिले, उनका वेलकम किया था। इस मुलाकात में उनके चेहरे पर काफी खुशी नजर आ रही थी। रूस के लिए भारत की कितनी अहमियत है ये साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ आज जब डोनाल्ड ट्रंप के दूत विटकॉफ से मिले तो ऐसा लगा जैसे बस मिलना इसलिए मिल लिए। हालांकि वही विटकॉफ है जिनको पुतिन ने पहली मुलाकात में 12 घंटे इंतजार कराया था। ध्यान से देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कन्वे कर रही है। खैर, अब आते हैं बड़े मुद्दे पर। ट्रंप ने अपना विशेष दूत ऐसे वक्त में रूस क्यों भेजा है जब दोनों तरफ से तनाव चल रहा है, धमकी भरे बयान दिए जा रहे हैं। असल में रूस यूक्रेन युद्ध को में सीज फायर को लेकर यह मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। पुतिन और विटकॉफ की बातचीत से रूस और अमेरिका के आगे के रिश्ते तय होंगे। ट्रंप ने सीज फायर की डेडलाइन घटाकर 8 अगस्त कर दी है, जिसके खत्म होने में बस एक दिन बाकी है। उससे पहले ट्रंप का संदेश लेकर विटकॉफ मॉस्को पहुंचे हैं। अब रूस पर अमेरिका और यूरोप की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि पुतिन ने सीज फायर को लेकर पहले ही अपनी 2 शर्तें साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के सैनिक डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज्जिया छोड़कर पूरी तरह से निकल जाएं। दूसरी शर्त यह है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं लेने की आधिकारिक घोषणा करनी होगी। पुतिन ने वादा किया है कि जैसे ही उनकी ये शर्तें मान ली जाएंगी उसी वक्त वो सीज फायर कर देंगे। साफ है, ट्रंप की धमकियों के आगे वो झुकने वाले नहीं हैं, भले ही वो अल्टीमेटम दें या कोई दांव खेलें। हमारे साथ ये खास मेहमान जुड़े थे। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला। मैं कंक्लूड ये कर सकता हूं ओवरऑल जो आपसे बातचीत हुई है उसके बाद कि भारत को डिप्लोमेटिकली अभी तक चलना चाहिए। नो नी जर्क रिएक्शंस जो आप सभी ने कहा, एंड इंडिया डेफिनेटली नोज द वे आउट। हमने इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त देखा है, जैसा कि श्याम सरन ने कल अपने एक पीस में लिखा था। बहुत सीनियर डिप्लोमेट है। खैर,